Hello student, I am Ekta from Education Department of JSPG College, सिकंदराबाद। पिछली वीडियो में हमने इनोवेशन की कॉन्सेप्ट और नीड को डिस्कशन किया था। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द प्रोसेस ऑफ चेंज, यानी कि परिवर्तन की प्रक्रिया जो इनोवेशन के द्वारा आती है वो किस प्रकार आती है। हम लोग आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो परिवर्तन की प्रक्रिया है वो गुबा महोदय के द्वारा 3 तरीके से बताई गई है। सबसे पहले है नवगत्यात्मक परिवर्तन। नवगत्यात्मक परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से अनुभव किया जा सकता है क्योंकि इसमें चेतना का स्तर होता है। चेतना मतलब जिनको हम चेतन रूप में समझ सकते हैं, जिनकी हमें जानकारी रहती है। इसमें परिवर्तनों में 2 तत्व निहित रहते हैं, एक योजना का स्तर और दूसरा सचेतन तत्व। नवगत्यात्मक परिवर्तन जो होते हैं वो हमेशा नवीनता की तरफ अग्रसर होते हैं। जहाँ व्यक्ति का स्वतंत्र अस्तित्व है वहीं समाज का भी वह एक अंग है। अतः व्यक्ति सामाजिक और व्यक्तिगत दोनों ही स्तरों पर अपना विकास करना चाहता है और इसी वजह से वह नवीन दिशा में बढ़ना चाहता है। नवगत्यात्मक परिवर्तन तब आते हैं जब हम अपनी किसी समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। जैसे सपोज़ मैं देखती हूँ कि बच्चे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पढ़ने के लिए विद्यालय में रुकते हैं, लेकिन वो सिंपल सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहते और उससे पहले ही उन लेक्चर लेके निकल जाते हैं। तो यदि हमें बच्चों को पूरे टाइम तक रोकना है तो हम उन डिफ़िकल्ट की जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी बाद में क्लास रखते हैं, जिससे कि बच्चे पूरा टाइम तक रुकें और वो सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ सकें। तो ये हमारे नवगत्यात्मक परिवर्तन की ओर आता है। दूसरा है विकासात्मक परिवर्तन। विकासात्मक परिवर्तन हमेशा अचेतन स्तर पर होते हैं, यानी कि इनकी जानकारी हमें होती नहीं है, लेकिन इनका स्वरूप जब बिल्कुल बदल जाता है तभी हमें दिखाई देता है। इन परिवर्तनों को समझना, उनकी पहचान करना, उनके प्रभावों का मूल्यांकन करना अत्यधिक कठिन कार्य है। ये परिवर्तन निरंतर चलते रहते हैं, चाहे हम इन्हें समझें या ना समझें। एग्जाम्पल के लिए जैसे समुद्र, नदी और पहाड़ों में होने वाले परिवर्तन। एक एग्जाम्पल और भी है, आप हिमालय पर्वत को सभी जानते हैं, लेकिन इससे पहले हिमालय पर्वत के स्थान पर कभी सागर था, लेकिन प्रकृति में उतार चढ़ाव इतने आए और इतने धीरे धीरे होते हैं कि वो आज एक हिमालय पर्वत के रूप में विकसित है। लेकिन इन सब परिवर्तनों को हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन इतिहासवेत्ता और भूगोलवेत्ता इन परिवर्तनों को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि वो इनकी लगातार जांच करते रहते हैं, इनका मूल्यांकन करते रहते हैं। तीसरा होता है संतुलित परिवर्तन। संतुलन परिवर्तन का अर्थ है ऐसे परिवर्तन जो चेतन और अचेतन दोनों स्तरों पर होते हैं, ज्ञात भी होते हैं और अज्ञात भी होते हैं। ये परिवर्तन विशेष परिस्थितियों में घटित होते हैं, प्रेरित करने वाला हो या गति प्रदान करने के लिए हो, जब इनकी कोई आवश्यकता होती है। संतुलन जैसे एग्जाम्पल के लिए, यदि आपको भूख लगी है तो आपके जो शरीर में व्यक्तित्व का असंतुलन है वो पैदा हो जाता है जब तक कि आपको भोजन ना मिल जाए और आप उस भोजन की तलाश करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा जब कई बार आप कॉलेज से जाते हैं और घर पे खाना तैयार नहीं मिलता है तो आप अपनी मम्मा पे झुंझलाते हैं कि मुझे खाना दो, और जैसे ही आपको भोजन प्राप्त हो जाता है तो आपके जो व्यक्तित्व में असंतुलन पैदा हुआ है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसके बाद आता है रिलेशन ऑफ चेंज एंड इनोवेशन। नवाचार और परिवर्तन दोनों ही शिक्षा से संबंधित हैं। इनका गहरा संबंध है क्योंकि नवाचार शिक्षा के लिए हेल्प करता है और परिवर्तन भी शिक्षा को आगे बढ़ाता है। लेकिन शिक्षा भी नवाचार को लाने में सहायता करती है और परिवर्तनों को लाने में भी प्रमोट करती है। सपोज़ यदि शिक्षा ना हो तो हम समाज में परिवर्तन की या नवाचार लाने की भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि शिक्षा नवाचारों को प्रमोट करती है,
परिवर्तन को प्रमोट करती है, उनको लाने में हेल्पफुल होती है। जो परिवर्तन हमारे समाज, हमारे राष्ट्र, परिवार, व्यक्ति के लिए आवश्यक होते हैं, जो हमें प्रगति के पथ पर अग्रसर करते हैं, वो सभी शिक्षा के द्वारा ही संभव हैं। तो अतः इन तीनों में गहरा संबंध है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं रोल ऑफ इनिशिएटिव वर्कर की, क्योंकि जब नवाचार और परिवर्तन आते हैं तो इनमें नवाचार जो कार्यकर्ता होते हैं, इनोवेटिव वर्कर होते हैं, उनका महत्वपूर्ण रोल होता है, क्योंकि वो ही ऐसे लोग होते हैं जो इनको लाने में सक्षम होते हैं। जैसे नवाचार अर्जित करने वालों की समस्याओं को समझना, जो लोग नवाचार को अर्जित करते हैं, उसे लाना चाहते हैं, उनके सामने भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं और वो इनका समाधान करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है नवाचार की ज़रूरत की अनुभूति कराना, यानी कि समाज में जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनको कैसे दूर किया जा सकता है, कैसे उनसे छुटकारा पाया जा सकता है, उसके लिए नवाचार की ज़रूरत की अनुभूति करने के लिए व्यक्ति के पास दूरदृष्टि भी होनी चाहिए। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम शिक्षा के फील्ड की बात करें तो आज के टाइम में मिड डे मील जो एक ऐसा नवाचार है शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए शुरू किया गया था जिससे कि बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय में बुलाया जा सके और वो दोपहर तक या शाम तक वहाँ पर रुके रहें। इसके अलावा नवाचार के कार्य में निरंतरता बनी रहे। नवाचार का कार्य जो है ऐसा नहीं है कि बस आपने शुरू किया और वो समाप्त हो गया, बल्कि इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए और इसमें निरंतरता बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उसके गुण और दोष दोनों को ही ध्यान में रखना होता है और यह तभी होता है जब नवाचार के कार्यों में निरंतरता बनी रहती है। उत्साह बनाए रखना, नवाचार जो इनोवेटिव वर्कर होते हैं उनको अपने उत्साह को बनाए रखना होता है, क्योंकि जब हम काम शुरू करते हैं तब तो हमारा उत्साह खूब होता है और हम खूब धूम धड़ाके से ढंग से कि हाँ हमें ये काम करना है, हम काम करते हैं। लेकिन धीरे धीरे यदि उस काम में हमें सफलता नहीं मिलती या उस काम में टाइम ज़्यादा लगता है तो हमारा उत्साह धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। लेकिन नवाचार के लिए हमें अपने उत्साह को बनाए रखना पड़ता है और नवाचार के प्रति हमें दृढ़ संकल्पित भी होना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। यदि हम नवाचार को नहीं अपनाएंगे, नहीं दृढ़ संकल्पित होंगे और वो नवाचार जिसको हम अपने शैक्षिक फील्ड में अपना रहे हैं, तो हमारी जो शिक्षा है वो अन्य देशों की शिक्षा से पिछड़ जाएगी। फिर लास्ट है सौहार्दपूर्ण संबंध बनाना। नवाचार लाने के लिए किसी एक व्यक्ति का योगदान नहीं होता, बल्कि अनेक व्यक्तियों के योगदान से ही नवाचार लाना संभव होता है। तो ज़रूरी है जो इनोवेटिव वर्कर हैं वो अपने और दूसरों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें, जिससे नवाचारों को लाने में आराम और फ़ायदा हो सके और हमारे शैक्षिक फील्ड की समस्याओं को भी सुधारा जा सके। ये आज के लिए इतना ही। ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है, चैप्टर फर्स्ट इनोवेटिव कॉन्सेप्ट एंड नीड। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।